इंडिया में कई सारी स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में ऑलरेडी स्कूल्स खुल चुके हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर आने वाले दिनों में स्कूल्स खुल जाएंगे। कुछ स्कूल्स में 11-12 की क्लासेस चल रही हैं, कुछ स्कूल्स में सभी क्लासेस चल रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने फिर से जो ऑर्डर निकाला है उसमें फैसला ये लिया है कि अभी भी स्कूल्स बंद रहेंगे। ऐसे में इस कोविड के इन सालों में कितना नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हो चुका है और क्या अभी भी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं आया है स्कूल्स के खुल जाने का, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष जी.एन. वार साहब। वेलकम टू स्टेट लाइन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस अहम इशू पे इस वक्त बात हो रही है। सबसे पहले यही कि जब हम बात करते हैं कोविड की, तो कोविड जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में फैला वैसे ही इंडिया की सभी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में फैला। कुछ जगहों पर केसेस ज़्यादा थे, कुछ जगहों पर केसेस कम थे। लेकिन इस समय जो देखने को मिल रहा है कि सेकेंड वेव के लगभग ख़त्म हो जाने के बाद पंजाब है, हमारी बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पर भी स्कूल्स खुल रहे हैं। उसके अलावा हरियाणा है, बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी धीरे धीरे स्कूल्स खुल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अभी भी स्कूल बंद है। सबसे पहले तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि एजुकेशन जो कि हेल्थ के बाद सबसे प्रायोरिटी है, यानी हेल्थ के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है वो एजुकेशन की है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इसको प्रायोरिटी एंगल से नहीं देख रही है। इस वक्त तक अभी गवर्नमेंट इनडिसाइसिव है। गवर्नमेंट ने कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया, कोई डेटा जमा नहीं किया, कोई बाकायदा रिसर्च इस पर नहीं हुई कि जब बीच में स्कूल खुले भी कि उस दिनों कितने कोविड के स्कूलों में आए, कितने नहीं आए, क्या बच्चे इसके कैरियर्स हैं कि नहीं है। दूसरा, इस स्कूल के बंद होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, बच्चों पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, क्या नेगेटिव असरात हो रहे हैं। इस ताल्लुक से गवर्नमेंट के पास अगर आप देखिए, इस वक्त सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट की बात हो रही है। सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट से जो काम चलाया जा रहा है, अमलन कोई सॉलिड काम नहीं हो रहा है और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा नहीं जा रहा है। मुझे बताइए, जब सरकार एक ऑर्डर निकालती है कि कोविड की वजह से स्कूल बंद रहेंगे, क्या सरकार को ये मालूम नहीं कि गाँव देहात में ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ 20 कमरे हैं, 15 ही बच्चे हैं और 10 टीचर हैं। मुझे बताइए, क्या वहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती है? ये सेंट्रल सतह पे सेंट्रलाइज्ड वे में ऑर्डर्स निकालना, जनरल ऑर्डर्स निकालना। अब मुझे बताइए, जो बच्चा 3 साल की उम्र में स्कूल में एडमिट हो सकता था, उसकी उम्र आज 5 साल या 6 साल होगी, उसको हम किस क्लास में रखेंगे? क्या एक जनरेशनल गैप नहीं है? साथ ही में क्या आपको लगता है कि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि सरकार भी सोच रही है कि जब पेरेंट्स ही नहीं चाहते कि फ़िलहाल हमारे बच्चे स्कूल जाएं, उनके माइंड में ये परसेप्शन बन चुका है कि अभी कोविड की वजह से हमारे बच्चे सेफ़ नहीं हैं, बच्चे अगर स्कूल जाएंगे वो बीमार हो सकते हैं, हम अगर ये बच्चे जब घर आएंगे हो सकता है हमें इन्फेक्ट कर दें, पूरा परिवार जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है। ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन का बड़ा अहम रोल है जिसकी वजह से फैसला लेने में, एक स्ट्रेट अवे जो है एक्शन लेने में सरकार थोड़ी हिचकिचा रही है। देखिए, सवाल ये है कि परसेप्शन किसने क्रिएट किया। जितने भी रिपोर्ट्स आई सोशल मीडिया के थ्रू ही, आज तो ज़्यादातर उसी के थ्रू लोगों की सोच बनती है। कोई भी क्रेडिबल रिपोर्ट ये नहीं बता रही है कि बच्चे इसके कैरियर्स हैं। कोई भी क्रेडिबल रिपोर्ट ये नहीं बता रही है कि स्कूल खुलने से या बच्चों से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अमलन आप देख लीजिए, जिस चीज़ से ज़्यादा खतरा है वो टूरिस्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं खुले हैं, टूरिस्ट बाकायदा आ रहे हैं, उनका वेलकम भी हो रहा है, होटल्स खुले हैं, ट्रेड खुला है, मार्केट्स खुले हैं, बसों में भी आप देख रहे हैं कि बाकायदा ट्रांसपोर्ट में इस वक्त बल्कि ओवरलोडिंग होती है और मार्केट्स में क्राउड तो कम है ही। फंक्शनल्स हो रही हैं, सरकारी भी नीम सरकारी भी। इन हालात में जब सारा खुला है, मुझे बताइए, क्या ये कोविड का एड्रेस सरकार को सिर्फ स्कूलों में ही मिला? क्या ये किस बिना पे सरकार कह रही है कि स्कूलों में स्कूल खुलने से ज़्यादा खतरा है? हालांकि देख लीजिए, स्कूल सिर्फ पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं होता, ये एक एक्टिविटी और अवेयरनेस सेंटर भी होता है। स्कूल में बच्चे को मैनर सिखाए जाते हैं, स्कूल में बच्चे को हिफ्ज़ानी सेहत के उसूल बताए जाते हैं, उसको बताया जाता है कि आपको इस कोविड में क्या करना चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस में बताना मुमकिन है? ये सीधी सी बात है। ऑनलाइन में किस तरह आप बच्चे को कहेंगे कि मास्क पहनना आपके लिए ज़रूरी है?
और बच्चा किस तरह वो मानेगा। इस वक्त भी अगर घर में बच्चा कोई चीज़ नहीं मानता है तो हम उसको फ़ौरन कहते हैं मैं मैम को बताऊंगा या मैं सर को बताऊँ, यानी एक असर उस पर होता है, क्योंकि बच्चा स्कूल में डिसिप्लिन होता है। बच्चे को डिसिप्लिन कौन करेगा? इस वक्त पेरेंट्स परेशान हैं। ये बात नहीं है कि पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि स्कूल ना खोलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास उसका फीडबैक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्राइवेट स्कूलों की बात करें कश्मीर डिवीज़न की, तो 6.5 लाख बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। वी कैन से विद अथॉरिटी कि इस वक्त 95% पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल खुलें और बच्चे स्कूलों में आएँ, क्योंकि इस वक्त बच्चे भी तनाव का शिकार हैं, पेरेंट्स भी डिप्रेशन का शिकार है। देखिए, स्कूल में बच्चे की एक साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, जो घर में पॉसिबल नहीं है। मैनर सिखाए जाते हैं, उसके साथ उसको अवेयरनेस दी जाती है, उसके साथ एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो घर में तो पॉसिबल है नहीं। इस वक्त जहाँ बच्चे परेशान हैं, वहीं पेरेंट्स भी उनसे ज़्यादा इस वक्त जो दुखी हैं, परेशान हैं। हमारे पास जो फीडबैक है, सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए। आप सोशल मीडिया पे ट्रॉलर्स की बात अब मत करिए, ये हर एक जानता है कि यहाँ पे उन ट्रॉलर्स में कितने लोग जो है तो किन किन इदारों से जुड़े होते हैं। अगर आप एक जेन्युइन जो है उसकी एनालिसिस देखेंगे, आप किसी भी सिविल सोसाइटी को ले लीजिए, इतने सारे जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उनके बाकायदा बयानात आ रहे हैं। सारे के सारे इस वक्त पिछले दिनों कोचिंग सेंटर्स ने भी बाकायदा इजलास यहाँ किया, उनकी भी डिमांड थी कि स्कूल की कोचिंग सेंटर खोलिए। स्कूल वाले तो लगातार डिमांड कर रहे हैं। अब चलिए स्कूलों की बात करते हैं, तो इसको डिविएट करने के लिए कहते हैं कि स्कूल वालों की फीस नहीं आ रही, ये इस वजह से कह रहे हैं। इस वक्त तो सारे पेरेंट्स सड़कों पर आ रहे हैं, इस वक्त जुलूस निकल रहे हैं। ये भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल्स का अपना फ़ायदा इसी में है कि स्कूल खुल जाए और बाकी सारे जो नॉर्मलाइज जिस तरीके से एजुकेशन होती है, नॉर्मल एजुकेशन दोबारा से शुरू हो जाए। आपसे समझना चाहूँगी कि आप भी तो नोटिस करते होंगे, सरकारी स्कूलों में इस कोविड के लॉकडाउन में कितनी पढ़ाई हुई? क्या सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ा रहे थे वो ऑनलाइन क्लासेस लेने में, कम्युनिटी क्लासेस लेने में, रेडियो के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, क्या बच्चे पढ़ पाए? देखिए, पहली बात हमें समझनी चाहिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने बताया पहले ही कि अगर एजुकेशन सरकार के लिए प्रायोरिटी होती, तो क्या है कि ऑनलाइन के लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ऑफलाइन के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो टीचर्स को ऑनलाइन प्लेटफार्म से पहले ट्रेन करना था। टीचर्स की उसकी एक अलग ट्रेनिंग होती है। आप ना ये वीडियो अपलोड करके या कोई प्लेटफार्म यूज़ करके आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहेंगे तो उसको हम ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराएंगे। उसके लिए बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो ट्रेनिंग टीचर्स की हुई नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हम बार बार कहते हैं कि ऑनलाइन के लिए सिलेबस को भी आपको रीडिज़ाइन करना था। जो चीज़ें ऑफलाइन पढ़ाई जा सकती हैं वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाई जा सकती, और कुछ चीज़ें ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हैं जो ऑफलाइन में उतना इफेक्टिव नहीं है। इसी वजह से हमने इससे पहले भी जो कॉन्सेप्ट दिया था हाइब्रिड मॉडल का, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ साथ चले, वो तो इसी वजह से था। लेकिन इस वक्त ज़रूरत जो ये थी कि सरकार संजीदगी के साथ सिलेबस को भी इसी तरह से डिज़ाइन करे ताकि वो ऑनलाइन रिक्वायरमेंट्स को पूरे करे। हालांकि उसके बावजूद भी ये इफेक्टिव नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ी कसीर तादाद बच्चों की ऐसे जिनके पास स्मार्टफोन है ही नहीं, अगर है भी तो वो जो शेयरिंग बेस पे है। तभी मैंने कहा कि सरकारी स्कूलों में भी जो बच्चे पढ़ते हैं, जो दूर दराज इलाकों के रहने वाले हैं, क्या वो इस लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ पाए? ये आपके 50% बच्चे जो है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट स्कूलों में और 50% बच्चे ऑलमोस्ट सरकारी स्कूलों में। टाउन्स और सिटी में 82% बच्चे अराउंड हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में 18% के आसपास हैं। लेकिन गाँव देहात की बात कीजिए तो वहाँ 80% 70% बच्चे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनको सरकार मिड डे मील जो है दे रही है, तो मोबाइल की तो बात ही नहीं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ये ऐसी बात है कि आप ना, ये डिजिटल डिवाइड हो रहा है। अगर एलीट स्कूलों के या एलीट फैमिलीज़ के या जिनके पास रिसोर्सेज हैं, अगर वो बच्चे ऑनलाइन से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप 100% पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। ये एक डिजिटल डिवाइड हो रहा है, एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, एक डिस्पैरिटी हो रही है, डिवाइड हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। ये आप एक जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक सिटीज़न की बेसिक गारंटी है, ये उसके साथ खिलवाड़ है।
आप उनको महरूम कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि आप वो परसेप्शन जो है मैनेज करके लोगों के जहन में ये तासुर दे रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। कौन सी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? देखिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, परसेप्शन मैनेज करने के लिए 10 तरीके हैं, लेकिन खुदारा बच्चे के फ्यूचर से खेलना, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कोई ज़्यादती हो सकती है। इस वक्त बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे किसी कौम का बहरहाल मुस्तकबिल होते हैं, जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा? अदरवाइज़ मुझे बताइए, ये जम्मू कश्मीर में ही सरकार क्यों आंखें बंद कर रही है? इस वक्त पूरे इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता स्कूल खुल रहे हैं। वर्ल्ड में तो आप ये जो कहते हैं वर्ल्ड में लॉकडाउन है, कहीं पे भी स्कूल बंद नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे उनका ऑनलाइन सिस्टम इतना मजबूत है, टीचर्स ट्रेंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है कि वो 80-90% उससे कूप अप कर रहे हैं। इसका कंपैरिजन यहाँ के साथ नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ये तो ऐसी बात है कि आप 2G और 5G, इतना अंतर है बीच में। कश्मीर में वैसे भी मुसीबत है, यहाँ तो अक्सर जो है इंटरनेट अक्सर एरिया में मामूली कहें हालात ख़राब हो गए तो वैसे भी इंटरनेट। इस पर भी आना चाहूँगी कि कश्मीर में वैसे ही तालीम बच्चों तक पहुँचाना कितना एक मुश्किल काम है कि कभी आपकी कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है तो आपका स्कूल बंद है, कोई आपका स्ट्राइक हड़ताल हो रही है तो आपका स्कूल बंद है, कर्फ्यू लग रहा है तो आपका स्कूल बंद हो रहा है। अब कोविड की वजह से तो बिल्कुल ही स्कूल ही बंद रहा। तो जो पहले मुश्किलें आती थी बच्चों को पढ़ाने में, उस मुश्किलों को इस समय के साथ किस तरीके से कंपेयर किया जाएगा कि पहले भी एक कश्मीर के स्कूल में पढ़े हुए बच्चे का अगर कंपैरिजन किया जाए किसी दिल्ली में पढ़े हुए स्कूल के बच्चे के साथ, क्या वो उस तरीके से अपनी एजुकेशन हासिल कर पाता था जिस तरीके से नॉर्मल एक एटमॉस्फेयर में आप रह के कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त चूँकि एक ग्लूमी सिचुएशन है, एक उदासी जैसा एक माहौल है, उसके कारण क्या है क्या नहीं, लगता है कि जो खुशियाँ होनी चाहिए चेहरों पे वहीं कर वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। हमें एक डर है कि कहीं कश्मीर के बच्चों के साथ ये जनरेशनल गैप जो हो रहा है, ये बच्चे नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स में अच्छी तरह से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले हड़तालों का सिलसिला, फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो यहाँ होती रहती हैं, फिर इंटरनेट अक्सर किसी एरिया में बंद, किसी एरिया में खुला, किसी एरिया में स्पीड कम वगैरह वगैरह ये चीज़ें होती रहती हैं। अमलन बच्चे जो है काफ़ी परेशान हैं। अब देखिए, जो साइको सोशल प्रॉब्लम्स इस वक्त हो रही हैं, इस वक्त हमारे सामने जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बच्चे ड्रग्स की तरह जा रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज इस वक्त बढ़ती जा रही हैं। और इतना ही नहीं, सुसाइडल टेंडेंसीज के साथ साथ आप देखिए डिप्रेशन कितना हो चुका है। ये पेरेंट्स में भी है, ये बच्चों में भी है। और उसके साथ जैसे कि बच्चे अपने करियर के ताल्लुक से उनको बिल्कुल डार्क, उनको बिल्कुल जो है कोई उम्मीद नज़र नहीं है। उनको लग रहा है कि हम एक जो है ना पुश्त वाल, एक बिल्कुल डार्क हमारा फ्यूचर हो रहा है, इसके क्या नेगेटिव असरात होंगे। उससे उनकी पर्सनैलिटी ही नेगेटिव डेवलप हो रही है। अब देखिए, जब आप एक सिटीज़न को बेहतरीन तालीम देके एक बेहतरीन शहरी नहीं बनाएंगे तो मुझे बताएं वो कल इस समाज को क्या देगा, वो इस सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करेगा। खुदा न खास्त अगर हालात ऐसी रही, अगर सरकार इसको सीरियसली नहीं लेती है, तो मुझे डर है कि कहीं हमारी सोसाइटी, कहते नहीं कि वही वो स्टोन एज वाली बात, कहीं उसी मैंने चली जाए। क्योंकि आप देख लीजिए, कई सारी सर्वेज कहती हैं कि अगर बच्चे एक ख़ास मुद्दत तक, एक ख़ास टाइम तक स्कूलों से दूर रहते हैं, देन देयर चांसेस टू रिटर्न बैक टू स्कूल डिमिनिशेस इक्वली। आपको लगता है कि जैसे ड्रॉप आउट रेट की बात की जाए, अक्सर देखने को मिलता है कि फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर ड्रॉप आउट कर जाते हैं, और इस टाइम पे जो सिचुएशन बन गई है जहाँ पर अगर आप गांव की तरफ जाएं वहाँ पर आपको बच्चे भी अब कामकाज करते मिलेंगे क्योंकि स्कूल तो अलग नहीं रहे, स्कूल जाने का मौका है नहीं, ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी अवेल कर नहीं पा रहे, रेडियो टीवी पे जो क्लासेस हो रही हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो वो बैठ कर पढ़ पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने पेरेंट्स की मदद करने के लिए जो है वो बाहर सड़कों पर निकल गए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो सरकार की परसेप्शन है कि ड्रॉप आउट रेट कैसे कम होगा, हम तो मास प्रमोशन दे रहे हैं, बच्चे तो अगली क्लास में चढ़ रहे हैं, ये क्यों ड्रॉप आउट करेंगे, क्या ये सही तरीका है सोचने का? देखिए, अगर आप एसर की सर्वे रिपोर्ट्स जो इससे पहले आई है, या दूसरे भी आप क्रेडिबल जो सोर्स देखें उनके अगर आप सर्वे देखें, वैसे भी 79% यहाँ पे लिटरेसी रेट थी। एक बात।
दूसरी बात यह है कि इस वक्त ये मास प्रमोशनों का जो इस वक्त चलन, जो सरकार आराम से अपने कंधों पे बोझ उतारने के लिए कह रहे हैं कि हम मास प्रमोशन देंगे, ये मास प्रमोशन किस चीज़ का दें? एग्जामिनेशन इवेल्युएशन का नाम होता है, बच्चे की क्या इवेल्युएशन हो रही है, और बच्चा फिर एक क्लास से दूसरी क्लास में जाके, जैसे कि ए सर की सर्वे या दूसरे सर्वे आप जो देखेंगे, उसमें बाकायदा कहा गया है कि 8वें का बच्चा है लेकिन उसको 2+3 भी नहीं आता है, या 7वें जमात में है उसको 4+3 भी नहीं आता है। ये ऑलरेडी वहाँ पे लर्निंग गैप्स थी, लर्निंग आउटकम्स की जो प्रॉब्लम्स थी, जो गैप्स थी, ये गैप्स बढ़ती जा रही हैं। इसका फ्यूचर पे क्या असर आएगा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कश्मीर में क्या हुआ कि 2016 में जो हालात जो ख़राब हुई, 2015 तक लगातार हर साल KSIS में अच्छे खासे बच्चे हमारे आ रहे थे, लेकिन 2018-19 में कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि 2016 का असर हमें 18 में 19 में मिलने को मिला, जब उसको देखने को मिला। अब इस वक्त जो ये लर्निंग गैप्स हो रही हैं, इस वक्त जो ये एक तरह से जो बिल्कुल बच्चों एक तालीम के जो ताल्लुक से जो इस वक्त डेफिसिट हो रहा है, इसका असर आपको आज तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये बच्चे जब एंट्रेंस के लिए जाएंगे, इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स के लिए जाएंगे, क्या करेंगे वहाँ पे? ये देखिए, ये पूरे का पूरा, ये महज तालीम अगर सिर्फ एग्ज़ाम पास करने का नाम है, सर्टिफिकेट देने का नाम है तो अलग बात है। तालीम एक बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। वो डेवलपमेंट कैसी हो जाएगी? एक तो वो डेवलपमेंट, दूसरी बात यह है कि ये लर्निंग आउटकम्स जो है आप कैसे एसेस करेंगे? और आपके सोशल स्किल्स तो आपके बचे नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ बात भी नहीं कर सकता। देखिए, जब बच्चा स्कूल जाता है तो पहली बात यह है कि वो वहाँ पे अपने पीर ग्रुप जो है, हम जमातियों से, फिर टीचर्स के साथ जो है जब इंटरेक्शन करता है ना, तो उसी हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, उसमें डिसिप्लिन आता है, दूसरी चीज़ें आती हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ 2 चीज़ें जिस पे किसी की नज़र नहीं है। एक यह है कि इस वक्त पेरेंट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जब कहते हैं ना कि जब कोई रास्ता नहीं आता तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वो अपने रिश्ते में, अपने दोस्ती में, अपने पड़ोस में देखते हैं कौन पढ़ा लिखा है, उसके पास अपने बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन के लिए भेजते हैं। अब वो लोग प्रोफेशनल टीचर होते नहीं हैं, वो तो नॉन प्रोफेशनल टीचर, वो क्या पढ़ाएंगे बच्चे को? इन वे मजबूरी में एक पेरेंट तो भेजता है, अपने बच्चे को भेजता है किसी नॉन प्रोफेशनल टीचर के पास। वो टीचर उसको क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा? अब ये टाइम पास वाली बात हो रही है। दूसरी बात, एक और चीज़ देखने को मिली है कि जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 8वें जमात में पढ़ा बच्चा है, उसकी एज है से 12 साल, 14 साल, 20 साल, और उसका दोस्त जो फ्रेंड जो है वो 30 साल, 40 साल का है। एक और सोशल प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, ये जो सोशल इम्बैलेंस हो रहा है, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, इसके दूररस जो नताइज होंगे। हालांकि इस वक्त इन चीज़ों की तरफ पता नहीं, सरकार, सीधी सी बात है, यहाँ पे रिसर्च और एनालिस्ट के ताल्लुक से उतना कोई काम तो हो नहीं रहा है, डेटा पे काम नहीं हो रहा है। हम कहते हैं बार बार, जो हम कहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं ये एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। ठीक, किस एविडेंस की बिना पर सरकार कहते हैं कि स्कूल के बंद रहने से इस कौम का मुस्तकबिल भी सेफ रहेगा और यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ भी जो है वो बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी सही रहेगी? ये किस एविडेंस पे कहते हैं? हम ये बात बार बार कहते हैं कि अगर हेल्थ के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, तो एजुकेशन कहाँ पे आपकी प्रायोरिटी है? एजुकेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? यहीं पे वार साहब, क्या आपको लगता है कि अब मान लीजिए ऑर्डर आता है सरकार का, कल से स्कूल खोल दिए जाते हैं, क्या आपको लगता है कि बच्चे एक्लिमेटाइज कर पाएंगे अपने आप को उस एजुकेशन के स्टैंडर्ड के साथ, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल रूटीन में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनका वो बन जाता है? क्या वो अपने आप को एक्लिमेटाइज कर पाएंगे स्कूल के उस एटमॉस्फेयर के साथ, या फिर बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी टीचिंग के तरीके में भी, बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी सिलेबस में भी, बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका ओवरऑल एटमॉस्फेयर है स्कूल का उसमें भी? क्योंकि बच्चों ने तो 1.5-2 साल से अब स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है। अब वो अचानक से जब स्कूल आएंगे, जो पहले 7th क्लास में आप उन्हें पढ़ाते थे, अब आप अभी भी उन्हें 7th क्लास में वही पढ़ाएं, वो तो मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने 5th क्लास और 6th क्लास भी जो है वो तो ऑनलाइन पढ़ी है, और कुछ लोग तो वो भी प्रॉपरली नहीं पढ़ पाए हैं। तो क्या क्या और चीज़ें करने की ज़रूरत है स्कूल खोलने के अलावा, जिससे एजुकेशन का ये जो नुकसान इन सालों में हुआ है इसकी भरपाई की ओर कम से कम पहला कदम रखा जा सके? देखिए पल्लवी जी, हम इस वक्त जो है, चूँकि हमारे
नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत होती रहती है। हमारे वेबिनार्स ये जो आमतौर पे ऑनलाइन जो वेबिनार्स वगैरह होते रहते हैं, उनसे हम डिस्कस करते रहते हैं, फिर कंपेयर करते हैं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, दूसरी जगह जो क्या ये स्कूलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। मान के चलिए अगर कल सरकार स्कूल ओपन करती भी है, तब भी स्कूलों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि बच्चों को आप ग्रेड कंपैटिबिलिटी किस ग्रेड में आप रखेंगे, क्योंकि उनकी कोई इवैल्यूएशन हुई नहीं है। दूसरी बात, जो बच्चे का बिहेवियर एटीट्यूडनल प्रॉब्लम, देखिए आप देखिए प्राइमरी ईयर्स जो होते हैं, जबकि नर्सरी ईयर्स होते हैं, किंडरगार्टन ईयर्स, उसमें बच्चों को क्या समझाता है, मैनर्स वगैरह। अब सीधी सी बात है, आप सिर्फ, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जब हम सिटीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास वो क्लास है जो अपर मिडिल क्लास है या जो एलीट क्लास है। आप वो क्लास देख लीजिए जहाँ पे माँ बाप अनपढ़ हैं, घर में कोई माहौल है नहीं, ज़्यादातर तो यही पेरेंट हैं हमारे लेकिन जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, जो चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें। आप मुझे बताएं, उन बच्चों ने जब कुछ सीखा ही नहीं डिसिप्लिन के नाम पे, मैनर्स के नाम पे, एटीट्यूड के नाम पे, बिहेवियर के नाम पे, जो बेसिक, आप उसको कहाँ किस ग्रेड में आप रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इधर से प्रॉब्लम हमारी ये है कि सरकार इस पर कोई रिसर्च नहीं कर रही है, स्टेक होल्डर्स तक को ऑन बोर्ड नहीं लेते। अब देखिए सेक्रेटरीट में बैठे बैठे या दिल्ली में बैठे बैठे आप ऑर्डर्स निकालेंगे, वो भी आप जनरल ऑर्डर इशू करेंगे। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार को कोई भी ऑर्डर निकालने से पहले ये देखना चाहिए कि 1/3 पॉपुलेशन आपकी स्कूलों और कॉलेजों में है। आपके एक ऑर्डर से 1/3 पॉपुलेशन कत्ल भी हो सकती है, उनका फ्यूचर ख़त्म भी हो सकता है। ये काफ़ी नुकसान हो सकता है, जिसको पाटा जाना फिर बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये किसी भी मुल्क को कौम का फ्यूचर होता है। अब इन हालात में जिन हालात में आप गिरे हुए हैं, देखिए सरकार अगर जल्दी इसमें कोई डिसीजन नहीं लेती है, हमारे लिए एक और दिक्कत है, ये अगस्त है, सितंबर में एडमिशन्स होते हैं और अक्टूबर में एग्ज़ाम होते हैं। तीसरा सीधी सी बात है, तीसरा साल भी इसी में चला जाएगा। फिर मुझे बताइए, ये 2 साल का नहीं 3 साल का गैप होगा, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड आप देख लीजिए, अगर वहाँ पे 1.5 साल की बात है, यहाँ तो वैसे भी 2019 आर्टिकल एब्रोगेशन के साथ ही ये जो हालात बने, यहाँ तो हम तीसरे साल में दाखिल हो चुके हैं। अब ये इतना बड़ा लंबा अरसा, जब इस लंबी गैप के बाद बच्चे स्कूल जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे, और हमारा सिलेबस, उस पर भी कोई रिसर्च नहीं हो, वो एज इट इज़ है जैसे था, टीचर्स भी वही हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, और एक कहते हैं कि पूरा एक ब्लॉक हो चुका है, माइंड कुछ सोच नहीं रहा है। एजुकेशन सारा क्रिएटिविटी की बात होती है, इनोवेशंस की बात होती है, एवोल्यूशन की बात होती है, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कहते हैं ना ब्रेक आई है, जैसे कहते हैं वक्त रुक सा गया है। ये वक्त जो रुक गया है, इसका मतलब यह है कि एक जनरेशनल गैप की तरफ हम जा रहे हैं, एक कैटास्ट्रॉफ होगा, एक तबाही होगी। अगर आज सरकार नहीं सोचती है तो बस खुदा ही बेहतर जानता है कि इस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। आखिर में वार साहब फाइनेंशियल एस्पेक्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अगर स्कूल जाना भी चाहेंगे, स्कूल होने भी चाहिए बच्चों के स्कूल जाने के लिए। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स तो बंद रहे, सरकारी स्कूल्स को तो फिर फंडिंग जो है वो सरकार देती है, प्राइवेट स्कूल्स जब बंद रहते हैं, कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो ओनर्स ने लोन लेकर जो है वो स्कूल बनाया है, बसेस खरीदी हैं तो उसके लिए लोन है, उनकी लोन की किस्तें जा रही हैं। इकोनॉमिक झटका केवल जो है वो आम सोसाइटी को नहीं लगा है, बिजनेसमैन को भी लगा है, जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्हें भी लगा है। तो ऐसे में क्या इस 2 सालों में कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो खुद को सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है लेकिन फ़ीस की भी प्रॉब्लम आ रही है। वहीं जो है स्कूल बंद होने की वजह से बहुत सारे ऐसे जो अदर ऑप्शंस होते थे स्कूल्स के पास ही, जिस तरीके से वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, वो जब नहीं हो पाए तो उनके जो है वो मॉडगेज, उनकी लोन की किस्तें वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो इस फाइनेंशियल एस्पेक्ट को केटर करने के लिए क्या किया जा सकता है? ये एक बहुत एक इमोशनल मामला हमारे लिए है। हमें ये डर है कि कल जब स्कूल खुलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा स्कूल जाना चाहेगा लेकिन वो स्कूल नहीं होगा, या तो बिक गया होगा या बंद हो गया होगा। इस वक्त तकरीबन 2-2.5 स्कूल हमारे ऑन सेल हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं स्कूलों को हम ओपनली सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी होती है। इसको बड़े तरीके से स्कूल वाला फिर इसको डिस्पोज ऑफ ही करता है, या तरीके से उसको आउटसोर्स करेगा या बंद करेगा। लिहाजा हमें ये डर है कि अगर कल सरकार देर ही सही स्कूल कल खोलती है और ये बच्चा अपना बैग लेके स्कूल जाएगा, लेकिन वो स्कूल वहाँ या तो बिक गया होगा या बंद हो गया होगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
इस वक्त हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं स्कूलों की माली हालत, खासकर इकॉनमी स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है। सरकार ने कहा था कमेटी बनाएंगे, एडवाइज़र की वो सदारत में कमेटी बनी भी, लेकिन अभी तक स्कूलों के रिहेबिलिटेशन के ताल्लुक से कुछ सोचा नहीं गया। देखिए, सरकार टूरिज्म के बारे में सोच रही है, ट्रेडर्स के बारे में सोच रही है, हर सेक्टर के बारे में हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बच्चा जो इस कौम का फ्यूचर है, एजुकेशन के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। कौन सी बड़ी बात थी, इतना पैसा सरकारी स्कीमों में लैप्स हो रहा है, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, क्या बड़ी बात थी ये। वो स्कीम्स जिनका फायदा नहीं उठाया जा सका इन 1.5 सालों में। मिड डे मील के लिए भी पैसा आते थे, मिड डे मील तो किसी को मिल ही नहीं इन सालों। किसी को मिला नहीं। अब सवाल है, कौन सा बड़ा मसला था कि सरकार इस वक्त आगे आ गई, जैसे सिक्किम गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट ने किया, उन्होंने वहाँ बाकायदा प्राइवेट स्कूलों को बाकायदा कंपनसेट किया। सरकार आगे आए ताकि ये जो हमारा स्टाफ है, ये जो गरीब स्कूल वाले हैं, इनकी मदद हो। हम बार बार कहते हैं कि जब आप एक सरकारी मुलाजिम को जिसकी अच्छी तनख्वाह है, उसको जब आप तकरीबन 2,500 रुपये महीने का चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देते हैं, आप आज इन हालात में गरीब बच्चे को कोविड की वजह से आप इसको महीने का क्यों नहीं एजुकेशन अलाउंस दे सकते हैं? ये उतना कोई हज़ारों करोड़ों का मामला है नहीं। आपको तो बीपीएल को देना है, उन पेरेंट्स को देना है जो इकोनॉमिक क्राइसिस में। ये सरकार का तो बुनियादी काम है। अब सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय उल्टा परसेप्शन मैनेज कर रही है, और इसमें हमारे स्कूल इस वक्त पिसते जा रहे हैं। बीच में स्कूल सैंडविच हो चुके हैं। हालांकि स्कूल एक सर्विस होता है जिसमें जो है एक सेंटर होता है जिसमें पेरेंट फीस देता है, बच्चा पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है। ये एक फैसिलिटी है। ये फैसिलिटी चल ही नहीं सकती अगर इसमें पेरेंट की फीस नहीं आएगी, क्योंकि एक तरफ से हम वैसे भी लो बजट पे काम करते हैं, क्योंकि हमारा उतना कोई हाई बजट नहीं है गवर्नमेंट। यहाँ पे वार साहब ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगते हैं प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ कि प्राइवेट स्कूल्स ने लूट मचाई हुई है, कभी यूनिफॉर्म्स के नाम पर, कभी बुक्स के नाम पर, अन्य चीज़ों के नाम पर पैसे लूटे जाते हैं जो पेरेंट्स से। जितनी फीस मैंडेटरी है, जो रूल्स में लिखा गया है कि आप ये चार्जेस ले सकते हैं, ये चार्जेस नहीं लिए जा सकते, उन चार्जेस को भी जो है वो प्राइवेट स्कूल्स मांगते हैं। इस तरीके के इल्ज़ाम भी लगते हैं कि एजुकेशन इंडस्ट्री बन चुका है। ये एक ऐसा मामला है, ये ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि शायद प्राइवेट स्कूल वाले लूट कर रहे हैं एक चीज़ के नाम पे दूसरी। लेकिन मैं एक चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ, खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ। सरकारी स्कूल में एक बच्चे पे एक महीने का 11,500 रुपये खर्चा है। वो पैसा किसका है? वो हमारा टैक्स का पैसा है। जीएसटी, तो अगर हम आज पानी भी पीते हैं तो उस पर भी जीएसटी पे करते हैं। वो हमारे खून पसीने की आमदनी है कि 11,500 रुपये गरीब के नाम पे, गरीब बच्चे के एजुकेशन के नाम पे आप खर्च करते हैं, और रिजल्ट आपके सामने है। और हमारी एवरेज फीस जो है वो 530 रुपये। आप कहेंगे कैसे? हमारे स्कूल जो ट्रस्ट वस्ट में चलते हैं उनकी 100, 150, 200, 300 होती है। जो हाई एंड स्कूल है उनकी 4,000, 5,000 है। आप एवरेज निकालिए, ये 530 रुपये बनता है। 530 और 11,500 वाले पे कोई उंगली नहीं उठाते हैं। 530 वाले पे कहते हैं कि आप लूट करते हैं। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, स्कूल डेवलप कैसे होता है? ये कोई चैरिटी तो है नहीं। कोई अपना 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए चैरिटी के लिए तो नहीं लगा सकता है ना। ठीक है, एक जायज़ प्रॉफिट की हद तक, नाजायज़ प्रॉफिट के हक में हम न रहें कभी, ना हम इसको मानते हैं। हम कहते हैं कि ये बहरहाल एक नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है विद ए रीजनेबल, कम से कम सरप्लस होना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब हम प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो सरकार के पास 12,000 करोड़ है, उसमें 1,000 करोड़ ही आज कम से कम काम कर लीजिए, फिर हम देखेंगे कि सरकार का निज़ाम कैसे चलेगा। ये कहना कि प्राइवेट स्कूल लूट कर रहे हैं, ये एक पिछले 2-3 सालों से एक कैंपेन चलाई जा रही है, एक नेगेटिव परसेप्शन पैदा किया जा रहा है ताकि सरकार की तरफ कोई उंगली ना उठाए, लोग एक दूसरे के खिलाफ ही उंगलियां उठाना शुरू करें। और यहाँ हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जिन स्कूलों की हम बात करते हैं वो बहुत ही लिमिटेड स्कूल है, नॉट मोर देन 5%। आपके 90% स्कूल इकॉनमी स्कूल हैं जिनकी फ़ीस वैसे भी कम है। उनकी तनख्वाहें देख लीजिए, 17,000। सिर्फ आप कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो 70,000 हमारा स्टाफ है, 17,000 को हम रोज़गार भी दे रहे हैं। ये भी इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरी बात ये भी देख लीजिए आप, हमारी फ़ीस क्या है?
3,000 भी चलिए, 4,000 भी कम से कम 11,500 तो नहीं है, लेकिन वो बहुत कम स्कूल हैं। एवरेज स्कूलों की फीस 700-800 1,000 1,200 इतनी है, 3,000 या 300-400 वगैरह जो हमारी एवरेज फीस है। उस पर वो कैसे सस्टेन कर रहे हैं ये हम जानते हैं। फिर उसमें ये लोग भी हैं जिन्होंने अपनी हर चीज़ दाव पे लगा के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के, बैंक से लोन लेके ये स्कूल कायम किए हैं। जो सरकार का काम था वो प्राइवेट लोग कर रहे हैं। उनको एनकरेज करने के बजाय उन पे ताने कसे जा रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कूल चलाना कोई जुर्म है, और इतनी करेक्टर असैसिनेशन हो रही है। इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट और भी है कि जब स्कूल की इज्जत नहीं रही, जब टीचर की इज्जत नहीं रही, तो बच्चा सीखेगा क्या? बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप कैसी होगी? ये जो लोग खुशी महसूस करते हैं प्राइवेट स्कूलों पे उंगली उठाने के लिए, उनको ये समझना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों पे उंगली उठाने का मतलब कि वो एजुकेशन सिस्टम पे उंगली उठा रहे हैं। पहले देख लीजिए इनके, आप बाकायदा एविडेंस देख लीजिए, स्टैटिक्स देख लीजिए कि हमारे प्राइवेट स्कूलों को कौन सी ग्रांट मिलती है सरकार की, इनके पास कौन सी इनकम है। फिर मान के चलिए स्कूल वाले ने लूट किया तो पैसा किस पे लगाएगा? उस स्कूल की डेवलपमेंट पे लगाएगा। कोई स्कूल वाला ऐसा नहीं है जिसके पास वो बड़े बड़े होटल हों। मैं आपको बताऊं, इस वक्त भी अगर हमारी स्कूल की मीटिंग होती है, हम पूछते हैं, सो जस्ट अपने डाटा के लिए पूछते हैं कि 80% स्कूल वालों को 5 स्टार होटल का दरवाज़ा भी मालूम नहीं होगा। सो व्हाट डज इट मीन कि वो उसी क्लास में काम करते हैं, उसी स्ट्रगल के साथ काम करते हैं, और उसी जज्बे के साथ इस कौम की तामीर में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। उनको सल्यूट करने के बजाय उन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये अलविया है। बहुत बहुत शुक्रिया वार साहब। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जम्मू कश्मीर की एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर अभी भी इनका ये कहना है कि सरकार फोकस नहीं कर रही जिस तरीके से बाकी स्कीम्स के ऊपर, बाकी सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। जहाँ देश भर में अलग अलग स्टेट्स में स्कूल्स खोले जा रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में अभी भी स्कूल खोलने में सरकार हिचकिचा क्यों नहीं है। और दूसरी बात ये कि इन सालों में बच्चों का जो नुकसान हुआ है पढ़ाई का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, एटीट्यूड का, जो मैनरिज्म वो स्कूल्स में सीख सकते थे, उस चीज़ का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए कम से कम रिसर्च तो कंडक्ट की जाए, जिससे पता चले कि स्कूल के एटमॉस्फेयर में अब क्या कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे अब जब बच्चे वापस स्कूल जाएंगे तो वो एट पार आ सकें उन बच्चों के साथ जो बच्चे पहले स्कूल में उसी स्टैंडर्ड में पढ़ा करते थे।